स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम देखने में कैसा दिखता है। हमको मालूम है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो आखिर कैसा दिखता है फाइनली। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे। ये आप देख रहे हैं क्या चीज है, ये डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में जहां पर अपन नेगेटिव कनेक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। जिसको अपन पॉजिटिव कनेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं एनोड। ठीक, तो हमने क्या सप्लाई किया, वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई करंट, वेरी हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, एंड वेरी वेरी लो प्रेशर, एक्सट्रीमली वेरी लो प्रेशर। वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर में इनने देखा कि गैस से भी करंट पास हो रहा है। देखो ये ग्रीन कलर की एक बीम दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या है, कैथोड रेज। इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों नाम दिया, क्योंकि कैथोड से आ रही है इसलिए कैथोड रेज। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ये इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ये है डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट हुए जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इसके अंदर हुआ, ये ओरिजिनल है। इसके बाद जो नीचे दिखाऊंगा मैं वो सब उसके डायग्राम्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन। ठीक है, उनने देखा कि वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर पे करंट पास हो रहा है। ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दे रही है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उनको क्योंकि कैथोड से आ रही है उसका नाम दिया कैथोड रेज। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का नाम रखा इलेक्ट्रॉन्स। ये नाम किसने रखा, जे थॉमसन ने। तो हमने बोला एक्सट्रीमली स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल्स हैं ये। कैसे पता चला नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, अभी हम लोग नीचे देखेंगे। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसके ऊपर। डिस्चार्ज ट्यूब देख लिया आपने, तो अब आगे देखिए। डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो रेज निकल रही हैं, ये कैसी रेज हैं, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों, क्योंकि कैथोड से आ रही है। याद रखना कि वेरी लो प्रेशर कैसा, एक वैक्यूम पंप बनाकर से उसकी पूरी एयर निकाल देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, प्रेशर बहुत लो कर देंगे। एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, दो चीज चाहिए, वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर, तभी करंट पास होगा, नहीं तो अदरवाइज गैस से करंट पास नहीं होता। ठीक है, अब इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि ये नेगेटिव है, तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई कर दिया। कहां, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर। एक तरफ लगा दिया पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ लगा दिया नेगेटिव प्लेट। तो ये जो पार्टिकल्स, ये जो कैथोड रेज सीधी जा रही थी वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गए। कैसे पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ बेंड होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स। इससे कंक्लूजन निकला कि ये जो पार्टिकल्स है ये नेगेटिव चार्ज्ड है। ठीक, और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट बीच में क्या रख दिया, एक कोई मेटल का क्रॉस रख दिया, तो उसकी शैडो यहां बन गई। शैडो कहां बनी, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ शैडो बनी, इसका मतलब कि लाइट कहां से आ रही है, कैथोड से आ रही है। इसलिए इसका नाम पड़ा कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से आ रही है। भाई रेज को देख के कैसे बता दोगे कि कैथोड से आ रही कि एनोड से आ रही, जहां शैडो बनती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से रेज आती है, राइट। फिर उनने क्या किया, बीच में एक ना लाइट पैडल व्हील रख दी, और लाइट पैडल व्हील रखी तो उनने देखा कि ये जो व्हील है वो आगे रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो शैडो कैसे बनती, क्लियर शैडो। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैसे, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही हैं। इतने सारे हमें प्रॉपर्टीज पता चल गए, किसके बारे में,
कैथोड रेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलेटिव मास, हाइड्रोजन से 1/1840 टाइम्स क्या, हल्का, ठीक है, लाइटर। हाइड्रोजन से कितने टाइम्स लाइटर, 1/1840, बहुत छोटा है। और इसको इसलिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटा है, निग्लिजिबल, इग्नोर कर देते हैं। यह है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। अदरवाइज एब्सोल्यूट मास एक्चुअली कितना होता है, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। 9 × 10⁻⁻28, 9/1 लिख के जीरो, कितने जीरो लगाओगे, 28 जीरो, तब आएगा ये इतना छोटा। इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बाकी आगे हम लोग बाकी और भी देखेंगे मास दूसरों चीजों के। इसमें चार्ज हमने पढ़ा कि नेगेटिवली चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से 1840 टाइम्स हल्का, लाइटर। एब्सोल्यूट मास 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, इतना छोटा, ठीक है। पॉइंट लगाकर जीरो लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे, 27 जीरोस लगेंगे, उसके बाद आएगा 9, इतना छोटा। एब्सोल्यूट चार्ज, आपको मालूम है चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलोम। चार्ज का यूनिट है कूलोम। कितना कूलोम है, 1.6 10⁻⁻19, इतना कम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी बहुत कम होगा। एब्सोल्यूट, एक्चुअल। और रिलेटिव अगर कंपेयर करेंगे तो इसको हम लोग -1 बोलते हैं। मास 9 × 10⁻⁻8 और चार्ज 1.6 10⁻⁻19। कंपैरेटिव टेबल भी हम लोग लास्ट में स्टडी कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, बहुत अच्छी बात। फिर थोड़ा दिमाग लगाया किसी ने कि जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो जरूर पॉजिटिव चार्ज भी पार्टिकल्स होना चाहिए, क्योंकि एटम होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो अब कहां ढूंढो, वहीं ढूंढो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। कुछ अगर पार्टिकल्स चार्जेस निकल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी निकल रहे होंगे। इसकी स्टडी किसने किया, गोल्डस्टीन। सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। उनने क्या देखा, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्जेस भी होने चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो उनने स्टडी किया और आसानी से दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था तो उनने क्या किया, ये जो कैथोड है ना, कैथोड में होल्स कर दिए, देख रहे हैं होल्स, कैथोड में होल्स कर दिए। इसको बोलते परफोरेशन। परफोरेशन मतलब होल कर देना। इसी की वजह से इसको कैनाल भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा। तो उनने जब कैथोड में होल किया तो कैथोड के पीछे उन्हें हल्की सी रेड कलर दिखाई दी। ये क्या चीज थी, एनोड रेस। दिखाई क्यों नहीं दे रही थी, कैथोड रेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ग्रीन कलर में वो रेड कलर जो है वो छिप जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमने कैथोड को होल्स बनाए, उस होल से पास, उस कैनाल से ये पास करके जो रेज गई उसको नाम दे दिया कैनाल रेज। कैनाल रेज मींस एनोड रेज। कैनाल रेज मींस एनोड रेज, ठीक है। कहां से जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। एनोड रेज है, एनोड रेज है, एनोड से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। पहले दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब हमने परफोरेशन किया, होल्स कर दिया इसमें, उसके होल्स के थ्रू निकल गई पीछे फेंट कलर का, फेंट रेड कलर का ग्लो दिखाई दिया। इस तरह से डिस्कवरी हुई इसकी, प्रोटॉन्स की, एनोड रेज की। एनोड रेज किस पार्टिकल से बना हुआ है, जो पार्टिकल से बना हुआ उसका नाम दे दिया प्रोटॉन। कैसा चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव। कैसे पता चला पॉजिटिव है, फिर वही अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने इलेक्ट्रॉन वाला
फिगर यूज कर लिया है। प्रोटॉन के लिए क्या किया, जो एनोड से जो रेज निकल रही थी वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो गई। ऐसे पार्टिकल्स जो नेगेटिव की तरफ बेंड होंगे जरूर वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। इससे ये पता चल गया कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें। मास रिलेटिव 1, आपको मालूम है रिलेटिव मास 1u कितना होता है, कार्बन C12 के को 12 से डिवाइड करेंगे, कार्बन का आइसोटोप जिसका मास 12 होता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं 1u। पढ़ चुके हम लोग अलग से मास, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो रिलेटिव मास प्रोटॉन का कितना है, 1u। एक्चुअल मास, एब्सोल्यूट मास 1.6 × 10⁻24, वो कितना था, -28। ये -24 लगभग जो है कि 10,000 टाइम्स नियरली बड़ा, काफी बड़ा हो गया। या हमने क्या पढ़ा था, 1840 टाइम्स पढ़ा। चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 × 10⁻19। आपने देखा कि सेम इलेक्ट्रॉन के इक्वल है चार्ज, बस डिफरेंस ये है कि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। चार्जेस इक्वल है, जितना चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे तभी तो न्यूट्रल बनेगा। जब इक्वल होंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। तो चार्जेस इक्वल हैं, बस इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव थे, प्रोटॉन है पॉजिटिव। एब्सोल्यूट चार्ज रिलेटिव, इलेक्ट्रॉन का था -1, प्रोटॉन का +1। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, और फिर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड किया तो टोटल मास के इक्वल नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। आ नहीं रहा मतलब, इसका मतलब ये जरूर यहाँ पर कुछ कमी हो रही है ना। कोई पार्टिकल जरूर, एक सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर और है, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू टोटल मास आना चाहिए था, नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जरूर कुछ और पार्टिकल्स भी हैं। इसकी स्टडी किसने किया, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की और पता किया कि अरे इसके अंदर एक और पार्टिकल है, नाम न्यूट्रॉन। चार्ज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है ना। चार्ज ये होता तो फिर अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव होता तो नेगेटिव चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस करके न्यूट्रल बन गया। और अब जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे चार्जेस हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और याद रखना हाइड्रोजन में कौन सा पार्टिकल नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। कौन सा पार्टिकल हाइड्रोजन में नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में आगे जाकर। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉन्स 1 प्रोटॉन 1, और मास भी 1 है। इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 है, 1 + 0 = 1। डिटेल में आगे समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी हो गई इसकी, न्यूट्रॉन की। कैरेक्टरिस्टिक्स, मास किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। रिलेटिव, एब्सोल्यूट सेम। ठीक है, किसका मास इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है। चार्ज, इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज। अब कंपैरिजन टेबल देखिए, इलेक्ट्रॉन को -1 बोलेंगे तो प्रोटॉन को +1, न्यूट्रॉन नो चार्ज, ये रिलेटिव है। एब्सोल्यूट देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस इक्वल, 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, प्रोटॉन है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में नो चार्ज। अगर हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन 9.9 × 10⁻8, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल 1.6 × 10⁻24। रिलेटिव प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1/1840, इसलिए इसको हम लोग नेग्लिजिबल बोल देते हैं।
ठीक है। कहाँ है प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर। ये अभी नहीं पता चला, हम लोग बात की पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा कंपैरिजन टेबल पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये डिस्कवरी अभी नहीं हुई, बाद में हुई, ठीक है, लेकिन ये हम लोग पूरा कंपैरेटिव टेबल पढ़ रहे हैं। डिस्कवरी जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। अब तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब दिखता कैसा है हमारा एटम? देखने में कैसा दिखता है? सबसे पहले मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने, ठीक है। थॉमसन ने जब मॉडल दिया तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि एक स्फीयर है, वो स्फीयर कैसा है? पूरा पॉजिटिव। ये देखो, ये उन्होंने बोला कि ये वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ये वाटरमेलन, ये प्लम पुडिंग। ये पूरा स्फीयर जो है वो पॉजिटिव है, स्फीयर पूरा पॉजिटिव है, और उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स बिल्कुल जैसे सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के, ये समझ लो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि पुडिंग में ये रेजिन्स होते हैं ना, ऐसे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव पार्टिकल है। ऐसा मॉडल बनाया किसने? जे थॉमसन ने। क्या हुआ? ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आगे चीजें डिस्कवर हुई, ये फेल हो गया, ठीक है। अब एक मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर हम लोग अल्फा पार्टिकल पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल हीलियम के जैसा होता है। चार्जेस कितने होते हैं ये देख लो। अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज जो हम यूज करेंगे ना रदरफोर्ड मॉडल में, 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। चार्जेस कितने? 2 पॉजिटिव। और मास कितना होता है? 4। मास होता है 4। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन भी है, तो मास हो गया 4 और चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल्स, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट आता है मॉडल रदरफोर्ड मॉडल। ये है रदरफोर्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसको हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्या लिया, देखिए ध्यान से। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिससे कैसे निकल लेंगे पार्टिकल्स? अल्फा रेज निकलने वाली है, अल्फा रेज निकलने वाली है। तो आपको मालूम है अल्फा रेज कैसी है? 2 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज किसके ऊपर उन्हें बम्बार्ड किया? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल क्यों? गोल्ड क्यों यूज किया? सबसे ज्यादा मेलेबल, सबसे पतली शीट बना सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कोई दूसरा मेटल भी यूज करते तब भी स्ट्रक्चर यही आता, ऑब्जर्वेशन यही आते, लेकिन इजी हो जाएगा गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल में रेज गई और फिर वो रे टकराई, मतलब पास हुई। किसके पास हुई? अब हो सकता है कि हॉलो स्पेस हो, अगर खाली जगह पे जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। पॉजिटिव पार्टिकल को रास्ते में अगर कुछ नहीं मिला तो सीधी निकल जाएगी। अगर पॉजिटिव रेज को रास्ते में पॉजिटिव पार्टिकल मिल गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, तो क्या हो गया? रिपल्शन, रिपेल करेगी, कुछ ज्यादा एंगल से, कुछ कम एंगल से। वही तो ऑब्जर्वेशन देखो, कुछ कुछ रेज जो हैं वो काफी ज्यादा एंगल से बेंड हो गई, कुछ रेज कम एंगल, कुछ रेज और ज्यादा एंगल से, अलग अलग एंगल से, और कुछ जो है बिल्कुल सीधी निकल गई। ये जो रेज हैं, अब इनने क्या लगाया? यहाँ पर एक सेंसर लगाया है, ये स्क्रीन है। स्क्रीन में कितने परसेंट रेज कहाँ कितने कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, उसका उनने ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन के बाद उनने देखा कि
मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। परसेंटेज दिया नहीं है, मैंने अपने मन से आपको पढ़ाने के लिए बता दिया कि नियरली 95% पार्टिकल सीधे सीधे पास हो, मतलब हॉलो स्पेस रहा होगा वहां। कम से कम प्रोटॉन तो नहीं था। प्रोटॉन होता तो रिपेल होता, ये तो रिपेल नहीं हुआ है ना। फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने अपने मन से फिगर ले लिया आपको समझाने के लिए। नियरली 95% पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए। स्मॉल कुछ पार्टिकल्स नियरली 4% जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। कुछ पार्टिकल्स 1% से भी कम वो लार्ज एंगल से पास हुए। और 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड कर गया। रिबाउंड मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल गया, इसको इससे टकराया और वापस आ गया, अपने रास्ते वापस आ गया। समझ रहे हो? रिबाउंड, इसका मतलब हेड टू हेड ये पॉजिटिव से पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि अगर 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका मतलब कि प्रोटॉन जो है वो बहुत कम जगह पे है कॉन्सेंट्रेटेड। अब कंसेप्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड। इसके पहले किसी ने नहीं बोला था कि एक न्यूक्लियस भी होता है। रदरफोर्ड ने बोला कि बहुत बड़ा एक एटम होता है और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, जितना दिखा रहे हैं ना उससे भी बहुत छोटा। ये तो एक डायग्राम, एक छोटा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर। कैसे पता चला? उनने बोला 90% 95% रेज जो सीधी निकल गई, हॉलो स्पेस था। कुछ जो प्रोटॉन के करीब आए वो थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ जो और करीब आए वो ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। उसी से उनने ये ऑब्जर्वेशन बनाया कि जरूर ऐसा कुछ होना चाहिए, क्या कि बीच में एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हो अपने अपने ऑर्बिट में। अपने ऑर्बिट में नहीं, ये तो बाद में बताया उन्होंने। ठीक, तो रदरफोर्ड ने बोला कि एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, देखो अब उन्होंने स्टडी किया कि एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होना चाहिए जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो और पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर ही है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं दो से तो मास होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहा है? बाहर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो रिवॉल्व कर रहा है वो घूम क्यों रहा है? घूम इसलिए रहा है कि बीच में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर बाहर घूम रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसलिए खींचा हुआ। इसलिए ये इससे के चारों तरफ घूम रहा, नहीं तो कहीं चला जाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो खिंचा हुआ है अंदर की तरफ। ओके, और मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। तो ये मॉडल बन गया किसका? रदरफोर्ड का। इसमें कोई कमी थी क्या? यस, एक ड्रॉबैक। जब बाकी साइंटिस्ट ने पूछा कि आपका एटम तो स्टेबल होता है, जबकि आपके हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सॉरी कोई अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का? जब बाकी साइंटिस्ट ने पूछा कि एटम कैसा होता है? स्टेबल। और आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, ऑर्बिट छोटा होता जाएगा तो फाइनली वो जाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये ड्रॉबैक था किसका? रदरफोर्ड मॉडल का। तो रदरफोर्ड मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? नील बोर। नील बोर ने क्या किया कि रदरफोर्ड का ही मॉडल स्टडी किया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए,
जैसे कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, सबकी अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो एनर्जी न लूज करते हैं ना गेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, बोले फर्स्ट ऑर्बिट को नाम रख दिया के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, ये नाम दे दिया के एल एम एन ऑर्बिट का नाम। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ही ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ना वो लेस लूज करेगी ना वो गेन करेगी, तो अपने ऑर्बिट में घूमती रहेगी। तो अगर ऑर्बिट में घूम रही है तो एनर्जी रेडिएट करने का सवाल ही नहीं उठता, और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी तो अपने ऑर्बिट में घूमती रहेगी, वो स्टेबल है। ठीक है, फिर उनने अपना मॉडल दिया, तो मॉडल वही सेम पूरा रदरफोर्ड का विथ लिटिल करेक्शन। करेक्शन क्या है कि उसमें ऑर्बिट्स, तो बोर ने बोला कि 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, लेकिन अब एक चीज क्या हो गया कि देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब रूल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, नेक्स्ट में 32। कौन सा रूल, 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में 2n² रूल के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक, सेम एनर्जी लेवल, सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर। सिंबल को हमेशा बीच में लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे लिख, सिंबल बीच में रहता है, एटॉमिक नंबर बीच में और एटॉमिक मास ऊपर। ये देख लो, एटॉमिक मास ऊपर और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z बोल रहे हैं, एटॉमिक मास को A बोल रहे हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कहां लिखेंगे, नीचे के ऊपर, नंबर नीचे लिखते हैं, मास को ऊपर लिखते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, और मास को कैपिटल A से, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है, नेग्लिजिबल, उसको इग्नोर कर दो। सिंबल ऑफ एन एटम, तो हमने अभी पढ़ा कि क्या, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम Ca, एटॉमिक नंबर नीचे और मास को ऊपर लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। रूल नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अकॉर्डिंग टू द रूल 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, मैक्सिमम 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 18, फोर में 32, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड रूल, लास्ट ऑर्बिट में 8, लास्ट ऑर्बिट में 8, सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज्यादा नहीं आ सकते, चाहे वो फिल, पूरी कैपेसिटी फिल हुई हो चाहे नहीं हुई। मतलब कि उसकी अगर कैपेसिटी 32 भी है, फोर्थ ऑर्बिट है, लेकिन अगर यही लास्ट है तो इस ऑर्बिट में 18 से ज्यादा नहीं आएंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड। डिटेल में आपको पढ़ाया जा चुका है। फिर थर्ड रूल और एक फोर्थ रूल और था जो कि इस बुक में नहीं है, लास्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड लास्ट में 8 आ जाए, लास्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 8 आ जाए तो स्टॉप करेगा, और स्टॉप करके अंदर की फिलिंग जो फील्ड नहीं थे उसको फिल करेंगे। ठीक है, और एक रूल और है,
जरूरी नहीं है कि अंदर के कंप्लीट होंगे तभी बाहर की नेक्स्ट ऑर्बिट फिल स्टार्ट होगी। अंदर की फिल नहीं है तब भी नेक्स्ट ऑर्बिट फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब देख लीजिए, देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक लिथियम में 2,1, हीलियम में 2 है ना, 1 और 2, तो 1 ऑर्बिट वाले दो ही एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब जैसे आए 3 एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 2,1 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में 1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट 8 कंप्लीट। अगर मुझे चाहिए सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, है ना, नियोन का था 10, 2, 8, 10 हो गया। अब अगर हमें 11 चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 8 से ज्यादा आ नहीं सकते। अब यहां से आएंगे थर्ड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट वाले, ये सेकंड ऑर्बिट वाले और ये थर्ड ऑर्बिट, जिनके 3 शेल्स होते हैं, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, ठीक है। फिर 4 शेल्स वाले कॉन्फ़िगरेशन ये है, और डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, बस खत्म। आउटर मोस्ट शेल, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 1, ये 2, ये 3, ये जो मैंने सर्कल किया क्या है ये? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस किसको बोलते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीट होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकी कंप्लीट है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है तो ना इनको किसी से लेना ना देना, ये रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्ट नहीं करते उसी को हम बोलते हैं इनर्ट, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सोर्सेस देखो, नियॉन के जो लाइटिंग यूज होती है वो है लेजर लाइट में, आर्गन यूज होता है, और भी जो लाइट है अलग अलग, ये जो नोबल गैसेस हैं यूज होती है ग्लोसाइड बोर्ड्स वगैरह में, ठीक है। तो नोबल गैस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होती है, इसलिए वो स्टेबल होती है, वो अनरिएक्टिव, वो तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करना, क्योंकि रिएक्ट नहीं करना वो मोनो एटॉमिक होती है। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल, हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो H2 बनता है, तब बनता है स्टेबल। लेकिन ये तो पहले से स्टेबल है, इसको किसी की जरूरत नहीं, अकेले ही काफी है। मोनो एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1। सिंगल सिंगल ही मिलते हैं, नेचर में सिंगल ही मिलेगा क्योंकि स्टेबल है, किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। बाकी चीजें रिएक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होता। वो सब लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए या फिर नोबल गैसेस जैसे बनने के लिए, तो कॉजेस क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के? वही जो हमने पढ़ा, सब चाहते हैं कि इनर्ट गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। जिसके पास एक्स्ट्रा है वो लूज करके कंप्लीट करना चाहेगा, स्टेबल बनना चाहेगा। जिसके पास कम है वो गेन करके, तो ये दोनों क्या है? देखो, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं। जब टॉपिक आएगा तब बता देंगे। तो या तो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये गेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, आयंस पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आयंस बन जाएगा। या फिर वो शेयर करे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो स्टेबल बन जाए, ठीक है, बाकी सब। और जबकि जो इनर्ट गैसेस होती हैं ये पहले से ही स्टेबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। चलिए और आगे पढ़ते हैं। वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी?
वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। मान लीजिए किसी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कंप्लीट होगा। किसी का आउटर मोस्ट 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 लूज करके वो क्या है, कंप्लीट होगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। और किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है तो 5 देना आसान है कि 3 लेना। वो 3 इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा। किसी के पास 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 कंप्लीट करेगा। किसी के पास 7 है तो 1 बोरो कर लेगा। समझ रहे हैं? तो यही इनकी वैलेंसीज हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अभी डिटेल में और पढ़ाने वाला हूँ। मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है तो 4 ले या 4 दे, बात तो हुई। और अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ना वो लेगा ना देगा। ठीक है, तो वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और उनके बीच का रिलेशन। अगर किसी की वैलेंसी, मान लो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो 1 देगा। ये मैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंसी की बात कर रहा हूं। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4। लेकिन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3। कैसे? 8 में से माइनस करेंगे। अगर आउटमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 2। 8 से माइनस करके निकाल लेना 4 से ज्यादा हो तो। बात समझ में आई? अदरवाइज तो हम ओरल भी समझ ही गए हैं। ये देखिए, यह है वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, थोड़ा सा आगे जाकर देखें तो और अच्छा लगेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी? 1। वैलेंसी कितनी? 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी 2 लूज कर देगा। ये 3 है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 3 है और ये 3 लूज करेगा। 4 है तो 4 लूज करे चाहे गेन करे। 5 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 5 है लेकिन 3 गेन करके स्टेबल बन जाएगा। 6 में वो 2 गेन करके, 7 में वो 1 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से 8 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 8 है लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से स्टेबल है। तो आपको वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं आइसोटोप्स, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होते हैं आइसोटोप्स? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन। 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। डिटेल में समझाऊंगा। कार्बन भी 2 टाइप के होते हैं और क्लोरीन भी 2 टाइप के होते हैं, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ये सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आपने नोटिस किया इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 1 है ना, प्रोटॉन है 1। और ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन हैं? 1। और ट्राइटियम में कितने प्रोटॉन हैं? 1। और आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मतलब इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं जो रेड कलर का है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 0, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2। और आपको मालूम है कि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो आपने देखा फर्स्ट वाला एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1। ये है आपका हाइड्रोजन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। एटॉमिक नंबर 1, मास 2, इसको बोलते हैं
ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर 1 मास 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। याद है हम लोग ने पढ़ा था वहां, ऐसा कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हाइड्रोजन में नहीं होता? भाई इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइसोटोप पे आते हैं। कार्बन, कार्बन 6 वाला भी होता है और 6 वाला भी होता है और 6 वाला भी होता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर कितना? 6। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन 6, सब में प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है। तो ये 3 अलग टाइप के, से 12, 13, 14, 3 अलग टाइप के कार्बन भी होते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज 1U, तो हम बोलते हैं 1/12 ऑफ C12। ये वाला जो है 12 मास वाला, इसके मास का डिवाइड बाय 12 होता है 1। हाँ, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना? 17। एटॉमिक नंबर 17 मतलब प्रोटॉन्स कितने? 17। दोनों में प्रोटॉन 17 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं है। देखो यहां दिया, प्रोटॉन्स तो दोनों में इक्वल हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन्स है 18, इसमें है 20। जब ऐड करोगे तो मास किसकी इक्वल होता? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। 17, 8, 35 और 17, 20 इट इज 37। मास एक का 35, एक का 37। अच्छा, आपको ये भी पता है ना कि एटॉमिक जो मास होता है क्लोरीन का, कितना लेते हैं? 35.5, है ना? 35.5 कैसे आता है? एवरेज निकालते हैं। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब जो ज्यादा परसेंटेज में है उसका ज्यादा आएगा। बाकी कैलकुलेशन अपन ने इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर में किया हुआ है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ये रीजन फॉर फ्रैक्शनल अभी हमने डिस्कस किया ना, पॉइंट्स में क्यों होता है भाई। जो 35 देखिए, अभी हमने पढ़ा 35 मास वाला भी होता है जो कि नेचर में 75% मिलता है, और 37 मास वाला भी क्लोरीन मिलता है जो कि नेचर में ओनली 25% होता है। फिर उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज। तो उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे 35.5। ओके, ये रीजन है कि फ्रैक्शन में क्यों आता। नहीं तो आप बोलोगे भाई होल नंबर में होते सब चीज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब होल नंबर में, पॉइंट्स में तो होता नहीं। पॉइंट्स में इसलिए क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा टाइप के भी एलिमेंट्स मिलते हैं, उनका एवरेज निकालेंगे। जैसे क्लोरीन का मास 35.5 पॉइंट्स में आ सकता है। कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, रेडिएशंस निकलती हैं उनसे, जिनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडिएशन अल्फा, बीटा, गामा रेज, बहुत सारी टाइप की रेज होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक्स रेज हमारी बॉडी से निकल जाती है, बोन से नहीं निकल पाती तो बोन की इमेज बन जाती है ना। लेकिन कुछ ऐसी गामा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होती हैं जो ये रूम पार करके निकल जाती है, 2, 3, 4 रूम पार करके निकल जाए, ऐसी भी खतरनाक रेज होती है। ठीक है, ये रेडिएशंस हैं। तो कुछ तो हमने अपनी स्टडी के लिए, अपने फायदे के लिए मेडिकल में हमने यूज कर लिया है, बाकी बाकी हार्मफुल भी होती है। चलिए आगे जाकर हम पढ़ते हैं। तो जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उनसे रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, रेडिएशंस ज्यादा कर क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब एप्लीकेशन, आपको मालूम है यूरेनियम 235 कहाँ यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में।
क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन याद रखना यही न्यूक्लियर रिएक्टर से सेम प्रोसेस बट आउट ऑफ कंट्रोल जाने दोगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। कंट्रोल में जाने देंगे तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है ना, जनरेट कर रहे इलेक्ट्रिसिटी, आउट ऑफ कंट्रोल गया तो एटम बॉम्ब बन गया। यूरेनियम 235 जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। उसके अलावा 235 और प्लूटोनियम 239 भी यूज होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम लोग एज ट्रेसर्स यूज करते हैं, ट्रेस करने के लिए। ट्रेस करने के लिए मतलब जैसे आर्सेनिक 74 ट्यूमर डिटेक्ट करने के काम आता है। सोडियम 24 ब्लड क्लॉट्स, कहाँ ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हो गए वो पता करने के काम आता है। कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। भाई कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं जिनसे कैंसर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी रेडिएशन है जो उनका ट्रीटमेंट भी है, तो कोबाल्ट ट्रीटमेंट में काम आता है। वो जो कैंसरस सेल्स है उनको जला देता है, खत्म कर देता है ना। तो ये पेनफुल रहता है प्रोसेस, लेकिन जान बच जाती है। इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। गॉइटर, आपको मालूम है गॉइटर डिजीज, थायराइड ग्लैंड्स, तो कुछ आइसोटोप्स हैं वो पता करने के लिए कि थायराइड कितना है, आयोडीन 131, टू फाइंड आउट हाउ मच इज द कंटेंट ऑफ आयोडीन बॉडी में। फिर हम लोग उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे। और अंडरग्राउंड कहीं पाइपलाइन या वाटर पाइप फट गई, कई बार क्या होता है कि फटती कहीं और से है और पानी निकलता कहीं और से है। एक्चुअली जमीन के अंदर कहाँ खोद के रिपेयरिंग काम करनी है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज आइसोबार। तो आइसोटोप्स का उल्टा आइसोबार, सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए तीन चीज की बात कर रहे हैं। आइसोटोप्स में हमने बोला था सेम एलिमेंट, क्लोरीन तो दोनों क्लोरीन थे, हाइड्रोजन तो तीनों हाइड्रोजन थे। वहां पे हमने बोला था सेम एलिमेंट, यहाँ बोल रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या है? आर्गन है, ये है पोटेशियम और ये है कैल्शियम। तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, नंबर डिफरेंट है। एक का नंबर है 18, एक का नंबर है 19, एक का नंबर है 20, लेकिन तीनों के मास सेम है 40 40 40। ऐसा क्यों? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? मास 18 + 22 भी 40 हो गया, 19 21 भी 40 हो गया, 20 20 भी 40 हो गया। तो ये आइसोबार्स जो हैं वो ध्यान रखना आप, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक और चीज, आइसोटोप पढ़ लिया आपने, आइसोबार भी पढ़ लिया, एक और चीज होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स है, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं। आप देख रहे हैं, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जिनके न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं उनको आइसोटोन्स कहते हैं। जिनका मास सेम होता है उनको आइसोबार कहते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको आइसोटोप्स कहते हैं।